नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जनगणना प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, तो उसमें हमारे कुछ भाई-बहनों और साथियों की जो ट्रेनिंग है वो लगी होगी और कुछ भाइयों की हमारी जो ट्रेनिंग है वो हो रही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो 3 दिवसीय ट्रेनिंग है, उसके अंत में जो तीसरे दिवस पर हम लोगों को ट्रेनिंग देके जो उसके क्विज़ कराई जाती है, उसके आंसर्स पूछे जाते हैं उस क्विज़ के माध्यम से। तो वो 55 प्रश्न महत्वपूर्ण मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और मुझे लगता है कि ज़रूर आप लोगों को वो क्वेश्चन अगर आप लोग उसके आंसर एक बार देख लेंगे मेरा वीडियो, तो आपको उन क्वेश्चन के आंसर देने में आप लोगों को हेल्प होने वाली है। तो नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल आरके क्रिएटर एंड इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए यूँ ही वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, अब आगे कड़ी में प्रश्नों को तरफ मैं ले जाता हूँ। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि ये 36 नंबर का जो क्वेश्चन है सामने आप लोगों को दिख रहा है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने जो ट्रेनिंग की है उसका मैंने जो आंसर दिए थे उसका एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इन प्रश्नों का उत्तर जो प्रश्न का क्रमांक है वो थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन प्रश्न आप लोग गौर से देखेंगे और उत्तर देखेंगे तो आप लोगों को जो है मदद मिलेगी आपको प्रश्नों के उत्तर देने में। तो चलिए, ये प्रश्न जो हमारे पास दिख रहा है 36 नंबर का, कतारबद्ध मकानों को कैसे गिनेंगे? जैसे जनगणना कार्य में जो हमारे लाइन से मकान जो आएँगे, तो उनकी हम गणना कैसे करेंगे? तो कतारबद्ध मकान जो होते हैं उनके देखिए दूसरे नंबर का ऑप्शन सही है, प्रत्येक स्वतंत्र इकाई अलग मकान। मतलब कतार से जैसे लाइन से मकान बने हैं ना, तो उनको हम अलग-अलग मानेंगे उनको। तो आप लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 12 आप लोगों को दिख रहा होगा। स्मार्टफ़ोन के लिए न्यूनतम रैम की आवश्यकता क्या है? देखिए, आप लोगों को बता दें दोस्तों कि जो स्मार्टफ़ोन हमें जनगणना कार्य में यूज़ करना है, तो उसमें कम से कम 4 जीबी रैम होना चाहिए और उसका वर्ज़न 11 से ऊपर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो 4 जीबी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 आप लोगों के सामने है। इनबिल्ट वैलिडेशन से क्या लाभ है? इनबिल्ट वैलिडेशन का मतलब होता है, देखिए इसका लाभ क्या होने वाला है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, त्रुटियों में कमी और गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं 53 नंबर का ये दिख रहा है, लैंडमार्क जैसे स्कूल मंदिर का क्या उपयोग है? तो इसमें जो बी नंबर का ऑप्शन है, स्थिति पहचानने और मार्गदर्शन करने हेतु। तो आप लोग उत्तर को देख लीजिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। 41 नंबर का आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है, गोपनीयता का क्या अर्थ है? गोपनीयता का क्या अर्थ है? तो इसका जो आंसर होने वाला है बी नंबर का देख लीजिए, केवल सांख्यिकीय उपयोग, साझा नहीं। गोप गोपनीयता से अर्थ ये हुआ कि जो भी हम मोबाइल पर काम करेंगे वो एक गोपनीय तरीके से रहेगा, वो कहीं साझा उसको नहीं होने दिया जाएगा विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा। तो गोपनीयता का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, बी नंबर का ऑप्शन सही है, केवल सांख्यिकीय उपयोग, साझा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो आप लोगों की स्क्रीन पर, पेयजल डाटा का क्या महत्व है? पेयजल डेटा का महत्व क्या है? तो इसका जो आंसर होने वाला है बी नंबर का, बुनियादी ढांचे का नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए 29 है ये, कच्चा एवं पक्का भवन की सामग्री में किन हिस्सों को देखा जाता है? तो जैसे जब हम ये निर्धारित करते हैं जनगणना के दौरान कि किसको हम मकान कच्चा माने और किसको पक्का माने, तो हम एक चीज़ देखते हैं इसमें कि दीवार और छत उनकी कैसी है। अगर दीवार और छत पक्की है तो उसको पक्का माना जाएगा और अन्यथा की स्थिति में कच्चा माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख लीजिए, भवन 5 के 2 जनगणना मकानों को किस नंबर से दर्ज करेंगे? तो जैसे कोई भवन है दोस्तों और उस भवन में कोई 2 परिवार रहते हैं, ठीक है? तो एक को दिया जाएगा 5 का 1 और दूसरे को दिया जाएगा 5 का 2। आप लोग बी ऑप्शन सही है, 5 का 5 2 जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। लेआउट मैप पर क्या दिखाना अनिवार्य है? लेआउट मैप पर क्या दिखाना
अनिवार्य है। इसका जो आंसर होने वाला है जनगणना मकानों की सापेक्ष स्थिति। जैसे लेआउट मैप जो हम लोगों को एक बनाना पड़ेगा, हम लोगों को एक मिलेगा ब्लैंक पेपर जिसमें हम लोगों को विभिन्न चिन्हों के माध्यम से एक जो है मैप बनाना पड़ेगा, जो हमको ब्लॉक मिला है। तो उसमें हमको उन मकानों की स्थिति दिखानी पड़ेगी। जो जनगणना में हम जिन मकानों को ले रहे हैं उन पे नंबरिंग करेंगे, तो इसका जो बी आंसर है वो सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, HLB सीमा पहचान हेतु नक्शे में क्या दिखाना चाहिए। इसका मतलब हाउस लिस्टिंग ब्लॉक सीमा पहचान हेतु नक्शे में क्या दिखाना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन है महत्वपूर्ण लैंडमार्क, जैसे कुआं है या मंदिर है या विद्यालय है, तो ये ऐसे स्थान सीमा घोतक चिन्ह कहलाते हैं दोस्तों, जो सीमाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो महत्वपूर्ण लैंडमार्क उन्हीं को कहते हैं। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए 48 है ये, क्या नक्शे में खाली खेत या खुली जगह दिखानी चाहिए। तो हाँ, जब हम नक्शा बनाएंगे तो जो खाली जगह है, खुली जगह है, उसको भी एक चिन्ह के माध्यम से हमको प्रदर्शित करना होता। तो इसका बी ऑप्शन सही है, हाँ, पहचान के हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्लिक करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तीसरे नंबर का है ये, जनगणना 2027 के 2 प्रमुख चरण कौन से हैं। तो इसके देखिए, जनगणना के 2027 में 2 चरणों में होनी है। पहला कार्य मकान सूचीकरण का होना है और दूसरा कार्य होना है जनसंख्या गणना का। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मकान सूचीकरण HLO और जनसंख्या गणना PE। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एक्चुअली में ये प्रश्न मुझसे गलत हो गया था, लेकिन बाद में मैं इसका आंसर शुद्ध करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि लेआउट मैप की कितनी प्रतियां बनेंगी। लेआउट मैप मतलब जो हमको मैप बनाने होंगे अपने ब्लॉक का, जो घरों को प्रदर्शित करके नंबरिंग करके एक मैप सीमा घोतक चिन्हों के साथ हमें बनाना होगा, तो वो 2 प्रतियों में बनेगा दोस्तों। तो इसका जो 2 ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आप लोग देख लीजिए। ये है कि लेआउट मैप तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो हम लेआउट मैप जो बनाएंगे उसका जो मुख्य उद्देश्य होने उसका है पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करना। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, स्टार्ट एंड पॉइंट दिखाना क्यों जरूरी है। तो इसका जो आंसर सही होने वाला है, पर्यवेक्षक द्वारा प्रगति जांचने हेतु। भाई जैसे स्टार्ट और एंड पॉइंट अगर हम ब्लॉक में दिखाए हुए हैं, तो जब हम लोग गणना कार्य कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो सुपरवाइजर है वो जान पाएंगे कि आपने कितना कार्य कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनगणना मकान का प्रवेश मार्ग कहाँ से होना चाहिए। देखिए, जैसे जिस मकान की हम गणना कर रहे हैं, तो उस मकान का जो दरवाजा है उसका मुंह रास्ते में खुलना चाहिए। तो इसका बी नंबर, रास्ता या सड़क उसी को कहते हैं। तो देखिए, बी नंबर का ऑप्शन सही होने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, शौचालय सुलभता डेटा का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आंसर होने वाला है सही, कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना। शौचालय सुलभता डेटा का उद्देश्य है कल्याणकारी कार्यक्रमों की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अपार्टमेंट के प्रत्येक फ्लैट को क्या माना जाएगा। अपार्टमेंट के प्रत्येक फ्लैट को क्या माना जाएगा। इसका आंसर जो होने वाला है वो बी नंबर का, अलग अलग जनगणना मकान। देखिए, शहरों में क्या होता है दोस्तों कि एक अपार्टमेंट होता है जिसमें लाइन से फ्लैट बाई फ्लैट कई सारे 6, 7, 8, 9, 10 तक मतलब इस तरीके से फ्लैट होते हैं। तो उसमें अलग अलग परिवार निवास करते हैं। तो इसलिए प्रत्येक जो फ्लैट होगा उसको एक मकान के रूप में चिन्हित करना पड़ेगा उस कंपार्टमेंट के अंदर हमको, भले ही वो कितने भी कंपार्टमेंट हों, उसको अलग अलग हमें मकान के रूप में गणना करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेआउट मैप अनिवार्य क्यों है। तो जो लेआउट मैप जो हम लोगों को बनाना है, चूँकि उसमें हम नंबरिंग करके घरों को प्रदर्शित करेंगे, घरों को चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, तो ओवरलैप या मकान छूटने से रोकना। अगर हम जो है लेआउट मैप सही बना लेते हैं तो हम अपने ब्लॉक के सभी घरों की गणना कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो ये जानकारी हमको बेहतर ढंग से प्राप्त हो जाएगी कि हमारे कोई घर छूटेगा नहीं इस तरीके से। तो आप लोग देख लीजिए, इसका ये आंसर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नज विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है। आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका जो आंसर सही होने वाला है, बिना मजबूर किए सही व्यवहार के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, नज का अर्थ मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें
घरों में जब जाना है तो गृह स्वामी से या वहाँ के सदस्यों से हमको जो बिना उनको कोई किसी बात के लिए मजबूर नहीं करना कि आपको जनगणना कराना ज़रूरी है या हम कोई और बात कहें, उनको प्रेशर नहीं देना है, बल्कि व्यवहार के द्वारा हमको उन्हें प्रेरित करना है कि वो सभी प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसका नज़ का अर्थ आप लोग समझ लीजिए कि बिना मजबूर किए सही व्यवहार के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। उत्तरदाता के मना करने पर क्या करें? तो इसका जो जैसे हम जनगणना के लिए हम किसी घर में गए और उत्तरदाता मना कर देता है कि मैं आपको आंसर्स नहीं देने दूंगा मैं आप लोगों को, तो उससे हमें करना क्या है, कैसा व्यवहार करना है कि धैर्य से महत्व समझाएं, हमें धैर्य से उसको जनगणना का महत्व समझाना है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, सेवा भाव शपथ प्रकटक के किस पक्ष को मजबूत करती है? तो हमें जैसे जनगणना के कार्य में एक भाव रखना है, सेवा भाव, मतलब कि हम ये कार्य सेवा की दृष्टि से कर रहे हैं, तो किस पक्ष को मजबूत करती है? तो इसका बी नंबर का सही हो जाएगा, पेशेवर पहचान और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नक्शे में उत्तर दिशा किधर होनी चाहिए? तो नक्शे में देखिए, आप लोग जनरली नक्शा देखते ही हैं कि उसमें जब नक्शा होता है उसमें जो उत्तर दिशा होती है वो ऊपर की ओर होती है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर देखिए आप लोग प्रदर्शित हो रहा है, क्या रहने के लिए प्रयुक्त टेंट को जनगणना मकान माना जाएगा? अगर कोई टेंट लगा के रह रहा है कोई परिवार, तो क्या उसको जनगणना मकान माना जाएगा? तो इसका हाँ, यदि छत और दीवारें हैं, अगर छत और दीवारें हैं तो उसको जो है माना जाएगा, रहने के लिए प्रयुक्त टेंट को जनगणना मकान माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये हमसे गलत हो गया था, लेकिन मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इसको प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पढ़कर सुनाता हूँ आप लोगों को। एक 3 मंजिल के भवन में सभी फ्लोर अलग अलग अहाते या सीढ़ी पर खुले हैं। प्रथम मंजिल पर मालिक का परिवार, द्वितीय मंजिल पर नौकर का परिवार जो मालिक के साथ अपने परिवार का खाना बनाकर खाता है, और आखिरी मंजिल पर बिल्डर जबरदस्ती कब्जा कर गोदाम बना रखा है और खाली नहीं कर रहा है। कितने भवन कितने जनगणना मकान? तो देखिए दोस्तों, भले ही यहाँ पर 3 फ्लैट हैं, लेकिन जो तीसरा वाला फ्लैट है उसमें एक बिल्डर जबरदस्ती रह रहा है, ठीक है, उसका वो अधिकार नहीं है उस फ्लैट पर उसका कोई, लेकिन वो जबरदस्ती रह रहा है, तो उसको मकान की गणना में हम लोग नहीं लेंगे, बल्कि उस भवन के 2 जो फ्लैट हैं उनको हम मकान गणना के रूप में लेंगे, जिसमें इस प्रश्न में जो आंसर देखिए आप लोग देख लीजिए, बी नंबर का जो है, भवन तो एक रहेगा और 2 जनगणना मकान की गिनती करी जाएगी, यहाँ पर 3 जनगणना मकान की गिनती नहीं करी जाएगी। तो आप लोग देख लीजिए इस प्रश्न और उत्तर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर हमारे है, E&S के लिए प्रशिक्षण भत्ता प्रतिदिन कितना है? एलिमिनेटर और सुपरवाइजर के लिए जो प्रशिक्षण भत्ता है, प्रत्येक दिन 400 रुपये मिलना है ट्रेनिंग के दौरान। जैसे 3 दिन की ट्रेनिंग है तो हम तो 4 3 1200 रुपये मिलेंगे हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग देख लीजिए, लेआउट मैप पर हस्ताक्षर कब होने चाहिए? तो जो हमारा लेआउट नक्शा हम लोग बनाते हैं तो उसमें हस्ताक्षर कब होना चाहिए? बी नंबर का ऑप्शन सही है, सत्यापन और कार्य पूरा होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, जनगणना प्रशिक्षण सामग्री कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है? तो दोस्तों एक ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जनगणना प्रशिक्षण सामग्री 16 भाषाओं में बनाई गई है, ताकि अलग अलग राज्यों में कर्मियों को कार्य करने में असुविधा ना हो। तो ध्यान रहे कि 16 भाषाओं में जनगणना प्रशिक्षण की सामग्री बनाई गई है। देखिए अगला जो प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, स्वतंत्रता के बाद ये भारत की कौन सी जनगणना है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद ये भारत की 8वीं जनगणना है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, भवन संख्या के साथ लेआउट मैप पर क्या लिखना चाहिए? तो भवन संख्या के साथ लेआउट मैप पर क्या लिखना चाहिए? जनगणना मकानों की गिनती। दोस्तों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक भवन में 3 अलग अलग स्वतंत्र प्रवेश द्वार एवं अलग उपयोग होने पर कितने जनगणना मकान होंगे? तो दोस्तों भवन तो एक ही है, समझ रहे हैं,
लेकिन उसमें क्या है कि 3 अलग-अलग स्वतंत्र प्रवेश द्वार हैं। जैसे कभी होता है कि किसी पर्सन के 3 लड़के हैं तो उनके भवन तो एक ही है, लेकिन उनके क्या है कि 3 निकास कर दिए जाते हैं। बिल्डिंग तो एक ही है, लेकिन उनके निकलने का रास्ता एक ही होता है। मतलब तो होता क्या है कि दोस्तों मैं आप लोगों को गलत बोल गया कि भवन तो एक ही है, लेकिन वहाँ निकलने के रास्ते 3 अलग-अलग हैं। तो जो है उन 3 रास्ते अलग-अलग होने की वजह से भवन तो एक माना जाएगा, लेकिन वो मकान 3 माने जाएंगे वहाँ पर। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने है। डेटा संग्रह के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाएगा? तो देखिए, जो हम लोगों को ड्यूटी लगाई गई है और हम लोग फील्ड में ट्रेनिंग कार्य जो प्रगणक का कार्य जो हम लोग फील्ड में करेंगे, गणना का कार्य करेंगे, तो वो स्वयं के मोबाइल डिवाइस के द्वारा हमको करना होगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, बेओड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जनसंख्या गणना पीई के लिए संदर्भ तिथि क्या है? दोस्तों देखिए, अभी तो मकान सूचीकरण का कार्य होना है मई जून में, और जो है इसके बाद जो फाइनल जनसंख्या की गणना है वो हम लोगों की फरवरी में होनी है दोस्तों। तो जनवरी फरवरी में वो जनसंख्या वाली गणना जो है होगी। उसके बाद जो फाइनल आंकड़े आ जाएंगे वो 1 मार्च 2027 को जो है घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों जनसंख्या गणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027, ए नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। भवन नंबरिंग कहाँ डाली जानी चाहिए? तो हम लोगों को जो है एक मार्कर या चौक के माध्यम से जो हम भवन निर्धारित कर रहे हैं, नक्शा में जो भवन हम दे रहे हैं उसको, और जो नंबरिंग उसके भवन पर लिखेंगे, तो मुख्य प्रवेश द्वार के पास स्पष्ट रूप से हमको लिखना होगा, वो नंबरिंग डालनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, वर्ष 2027 की जनगणना की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है दोस्तों वो है डिजिटल मोड और पहली बार जाति जनगणना। कि ये सबसे बड़ी बात ये है सर कि ये डिजिटल मोड पर इस बार जनगणना हो रही है और इसमें जाति की गणना भी इस बार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। स्वगणना सेल्फ इनुमरेशन में प्रगणक का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों जैसे कोई भी व्यक्ति पर्सन सेल्फ गणना भी कर सकता है, स्वगणना भी कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से। तो अगर वो कर देता है तो फिर उसमें जो है प्रगणक का क्या कार्य रहा? तो इसका जो कार्य रहने वाला है, बी नंबर का ऑप्शन सही है। ऐसी में एसई संदर्भ आईडी का सत्यापन, मतलब कि वो जो एक रिक्वेस्ट आएगी तो उसका सत्यापन करना पड़ेगा उसको, प्रगणक को, कि क्या जो उसने प्रविष्टियां भरी हैं या उसकी जो भी स्थिति है वो सही है। तो इसका जो आंसर होने वाला है बी नंबर का सही है। अगला क्वेश्चन है, एचएलओ डेटा का उपयोग किस हेतु किया जाता है? तो एचएलओ डेटा का उपयोग देखिए बी नंबर का ऑप्शन सही है, पीई हेतु मास्टर फ्रेम बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। परिवार हाउस होल्ड की पहचान किससे होती है? दोस्तों देखिए बी नंबर का ऑप्शन सही है, साझा रसोई। जैसे दोस्तों एक भवन है, उसमें 3 भाई रहते हैं और तीनों की रसोइयाँ अलग अलग हैं। तो दोस्तों रसोई का घर में बड़ा महत्व होता है। तो एक रसोई में जितने लोग भोजन कर रहे हैं तो उनको एक परिवार के सदस्य माना जाता है। तो ऐसे जो है साझा रसोई, अर्थात उस रसोई में जितने लोग भोजन करते हैं तो उसको एक परिवार माना जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, साझा रसोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। जनगणना मकान की पहचान हेतु अनिवार्य क्या है? तो जनगणना मकान की पहचान हेतु जो अनिवार्य है वो है स्वतंत्र प्रवेश द्वार, अर्थात उसके निकलने और अंदर जाने का रास्ता जो स्वतंत्र है तो वो एक घर माना जाएगा, एक मकान माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। NW संकेत किस दिशा को दर्शाता है? तो दोस्तों ये जो है NW जो है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम दिशा को दर्शाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है। डिजिटल जनगणना का मुख्य लाभ क्या है? तो देखिए त्रुटियों में एक तो कमी होगी, इससे तेज प्रोसेसिंग होगी, मतलब कार्य तीव्रता से हो पाएगा। रियल टाइम मॉनिटरिंग, मतलब हम तय समय पर किसी भी समय उसकी यथास्थिति क्या है, प्रगति रिपोर्ट, वो हम जान पाएंगे। तो उसका जो चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दोस्तों दिख रहा है। यदि मकान में दुकान और निवास दोनों हैं तो उपयोग क्या होगा? इसका आंसर बी नंबर का सही हो जाएगा, आवास है दुकान।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोनों चरणों के लिए प्रेरक का कुल मानदेय कितना है? तो दोस्तों दोनों चरणों के लिए मतलब मकान सूचीकरण के लिए 9,000 रुपये और 16,000 रुपये जनसंख्या गणना के मिलेंगे। कुल मिला के 25,000 रुपये मिलना है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आप लोग को दिख रहा है जनगणना 2027 का वाक्य क्या है? तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए आंसर। मैं कॉपीराइट कारणों से नहीं पढ़ के बता पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिए। भारत में पहली नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू हुई थी? तो दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख लीजिए, जो आंसर है आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर ग्रीन रंग से टिक लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप लोग चलते हैं। देखिए, अंधी गली मिलने पर मैप पर क्या करना चाहिए? तो इसका जो आंसर है बी नंबर का सही है। सही सिंबल और आखिरी मकान मार्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, लेआउट मैप तैयार करने का नियम क्या है? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है, संपूर्ण एरिया का पूर्ण कवरेज। अगला क्वेश्चन है, लीजेंड मैप की का क्या उपयोग है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है प्रतीक चिन्हों का अर्थ बताना। फिर अगला है, संस्थागत परिवार का उदाहरण कौन सा है? मतलब उसको संस्था, एक संस्था के तौर पर माना जाएगा, वो है होटल या जेल। ए नंबर का सही है। क्वेश्चन नंबर अगला है, खाली मकान पाए जाने पर क्या करें? तो इसका जो है आंसर जो होने वाला है, सूचीबद्ध पर खाली दर्ज करें। मतलब नक्शे में भी हमें खाली दर्ज करना है और जो है फार्म पर भी हमें उसकी प्रविष्टि खाली ही दर्ज करना है। अगला प्रश्न है, लेआउट मैप में सभी प्रकार की बिल्डिंग दिखाना क्यों आवश्यक है? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होने वाला है, पूर्ण कवरेज और पहचान सुनिश्चित करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेआउट मैप की सीमा कहाँ से देखनी चाहिए? तो इसका जो हमें लेआउट जो हमको नक्शे का मिलेगा वो हमारे HLO ऐप पर मिलेगा, वहाँ पर हम HLO ऐप से डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, मकानों की नंबरिंग किस दिशा में बढ़नी चाहिए? तो मकानों की नंबरिंग जो है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना चाहिए। बी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, डेटा सिंक का क्या अर्थ है? तो डेटा सिंक का अर्थ है सर्वर पर सुरक्षित भेजना, अर्थात डाटा को सर्वर पर सुरक्षित भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E&S के लिए संपर्क का प्राथमिक स्तर कौन सा अधिकारी है? अर्थात प्रगणक और सुपरवाइजर के लिए अगर कोई फील्ड पर प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए जो है कौन सा अधिकारी से वो संपर्क करेगा? तो वो है चार्ज अधिकारी, चार्ज ऑफिसर। सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ये 55 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को जो है बताए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर कोई आप लोगों को क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पर लिखें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन की वीडियो लाता रहूँगा। और ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।